आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में देखेंगे। इनका उल्लेख भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में उल्लेखित है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत की जाती है। परिस्थितियों के आधार पर 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 को लागू किया जाता है। आपातकाल में राज्य की शक्तियाँ संघ को हस्तांतरित हो जाती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को तथा विधायकीय शक्ति संसद को हस्तांतरित होगी। नोट यहाँ पर ये ध्यान रखना, न्यायिक व्यवस्था एकात्मक या एकीकृत स्वरूप में ही पाया जाता है, तो इसके हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को हस्तांतरित नहीं होती है। आपातकाल की घोषणा को किसी भी समय राष्ट्रपति, पी का मतलब राष्ट्रपति, पश्चावर्ती घोषणा के माध्यम से वापस ले सकता है। 352 हो या 56, 60 तीनों से। आर्टिकल 352 के तहत की गई आपातकाल की घोषणा को लोकसभा द्वारा समाप्त करवाया जा सकता है यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य द्वारा आपातकाल पर विचार करने हेतु बैठक बुलाने की मांग की जाएगी, तो बैठक आवश्यक रूप से 14 दिन में बुलाई जाएगी और इस बैठक में लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकालिक उद्घोषणा को समाप्त कर सकती है। यदि संसद का अधिवेशन हो तो ये मांग लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और अधिवेशन नहीं चल रहा है तो ये मांग राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ये ध्यान रखना। फिर संसद आपातकालीन घोषणा को विशेष बहुमत से स्वीकृति, अगर स्वीकृति दिलवानी है तो विशेष बहुमत चाहिए और अगर उसको समाप्त करवाना है तो साधारण बहुमत से ही समाप्त हो सकती है। यदि स्वीकृति के समय लोकसभा भंग हो तो स्वीकृति राज्यसभा द्वारा दी जाएगी, परंतु नई लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर लोकसभा में भी स्वीकृति करवाना आवश्यक है। तो ये फैक्ट है जो ध्यान रखना है। फिर इसमें एक नोट ध्यान रखना कि इसमें चेंज किया गया, पहले अलग था मूल संविधान में और बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है और अनुच्छेद 352 में एक नया शब्द संघीय मंत्रिमंडल जोड़ते हुए प्रावधान किया गया कि आपातकाल की घोषणा हेतु संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श लेना आवश्यक है। ये लिखित परामर्श लेने की बात जोड़ी गई है बाद में। इसी संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में उल्लेखित मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे। यानी कि 20 में तो लिखा हुआ है एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान और 21 में प्राणदायिक स्वतंत्रता का, ये निलंबित नहीं किए जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आर्टिकल 352 360 की घोषणा वास्तविक स्थिति में होने पर या उत्पन्न होने की आशंका के आधार पर की जा सकती है, परंतु 1994 के एसआर बम्बईयावाद के निर्णय के तहत अनुच्छेद 356 को लागू करने की घोषणा वास्तविक स्थिति होने पर ही की जा सकती है। इसी वाद में संघात्मक शासन को और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा घोषित किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 52 और 60 तो वास्तविक स्थिति हो या उत्पन्न होने की आशंका पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन 56 को आशंका पर नहीं लगाया जा सकता, ये ध्यान रखना, ये वास्तविक स्थिति में होने पर ही लगाया जाएगा। फिर आर्टिकल 352 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध हो रहा हो या बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर संपूर्ण भारत पर या किसी उसके किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा करता है और ये बिना संसद की स्वीकृति के 1 माह तक लागू रखा जा सकता है। और एक बार संसद की स्वीकृति के बाद स्वीकृति की तिथि से, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है, कब से? स्वीकृति की तिथि से। जैसे आज स्वीकृत किया है तो ये आज से आगामी 6 माह तक लागू रहेगा, ना कि जिस दिन घोषणा हुई 1 महीने पहले उससे वहाँ से 1 महीने पहले से नहीं होगा, आज से स्वीकृत होने की तिथि से 6 माह तक लागू रखा जा सकता है। और इसे और अधिक अवधि के लिए लागू रखना हो तो प्रत्येक 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है और इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं है। आज तक 3 बार इसकी घोषणा की जा चुकी है।
पहली बार तो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, फिर दूसरी बार भी युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, और फिर तीसरी बार आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। और आप देखोगे इधर देख सकते हो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, कब से कब लगाएगी। यहाँ आप देखोगे 71 से 77 युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, फिर 75 से 77, यानी उसी दौरान, यानी कि एक समय अगर दो बार भी लगाया जा सकता है अलग अलग कारणों से, तो 75 से 77 के दौरान युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण भी 352 लगा था, और ये फिर 75 77 अशांति, आंतरिक अशांति के कारण भी लगा था। तो दोनों का एक ही जगह दो 352 का दो बार प्रयोग किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। फिर 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे कि उस राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उसे राज्य से में 356 को लागू करता है। इसकी घोषणा बिना राज्यपाल के प्रतिवेदन के भी की जा सकती है, ये ध्यान रखना। अगर राज्यपाल कह दे तो भी कर सकते हैं, और ऐसा प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हो तो भी की जा सकती है। अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य सरकार संघ सरकार के निर्देशों का पालन न कर रही हो तो संविधान तंत्र विफल माना जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक लागू रखा जा सकता है। कितने माह तक? 2 माह तक लागू रखा जा सकता है। और एक बार संसद की स्वीकृति के बाद घोषणा की तिथि से, ये ध्यान रखना, ये घोषणा की तिथि से 6 माह तक लागू रहेगा। वो तो स्वीकृति से था, ये घोषणा की तिथि से 6 माह तक लागू रहेगा। सामान्यतः इसे 1 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है, परंतु यदि उस समय उस राज्य में आर्टिकल 352 लागू हो, या चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य की परिस्थितियां चुनाव संपन्न कराने के योग्य नहीं है, तो इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है। आज तक 127 बार इसकी घोषणा की जा चुकी है, और सर्वाधिक इंदिरा गांधी के काल में इसकी घोषणा की गई थी 51 बार। राजस्थान में इसकी 4 बार की जा चुकी है, और 1967, 77, 80 और 92 में। पहले 67 में तो अस्पष्ट बहुमत के कारण मोहनलाल सुखाड़िया को बर्खास्त किया गया था। फिर कांग्रेस की सरकार थी हरदेव जोशी की, इसलिए बर्खास्त कर दिया गया। फिर तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार भैरू सिंह शेखावत जनता पार्टी की सरकार बनी, इसलिए बर्खास्त कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर बाबरी मस्जिद कांड हो गया था, तो बीएस यानी कि भैरू सिंह शेखावत बीजेपी की सरकार को बर्खास्त किया गया था। उस टाइम आप राज्यपाल भी ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है, ये कौन से प्रधानमंत्री ने बर्खास्त की किस सरकार को। फिर आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल। आर्थिक संकट उत्पन्न होने पर भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। ये बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक लागू रखा जा सकता है। एक बार संसद की स्वीकृति के बाद स्वीकृति तिथि से, ये ध्यान रखना, ये स्वीकृति की तिथि से है, आगामी 6 माह तक या अनिश्चित काल के लिए लागू रखा जा सकता है। इसकी मैक्सिमम समय सीमा निश्चित नहीं है, और न ही इसको बार बार संसद की स्वीकृति लेने की बाध्यता है। इस आपातकाल में न्यायाधीशों के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह, इस यानी कि ये ध्यान रखना, सशस्त्र विद्रोह नया शब्द जोड़ा गया था उसके आधार पर, और तथा आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की आज तक कभी घोषणा नहीं की गई है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ सरकार का ये दायित्व है कि वे राज्य सरकारों की युद्ध और बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा। ये आपको ध्यान रखना किस आर्टिकल में, 355 में। 358 के तहत यदि 352 की घोषणा युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाए तो अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। इसको राष्ट्रपति को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा आर्टिकल स्वतः निलंबित हो जाता है आपातकाल के दौरान, तो देखोगे 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। और कौन से के तहत होता है, अगर घोषणा किसके तहत हो रही है, आर्टिकल 352 युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण हो रही है। तो
आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अन्य किसी परिस्थितियों में मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। तो एकमात्र आर्टिकल है 19 जो 352 की घोषणा युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के आधार पर हो रही हो तब स्वतः निलंबित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। और आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। और लेकिन परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लेखित मूल अधिकारों का निलंबन नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना, दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्यतः लोकसभा का महासचिव पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति इसके समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है। और राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। ये ध्यान रखना, 50 प्रस्तावक अलग होने चाहिए, 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए। और ये राष्ट्रपति के जो चुनाव मंडल है, यानी कि जो चुनाव में भाग लेंगे वोट डालने वाले, उनमें से ही होते हैं। प्रस्तावक व अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए और जमानत राशि 15,000। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा चुनाव किया गया और निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद बने। सेकंड राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद बने। 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति और सर्वाधिक इनका कार्यकाल है। फिर व्यक्ति के रूप में देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, जो 13 मई 62 से 13 मई 67 तक रहे, पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति हैं। फिर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई 2 साल में। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे और कार्यकाल सबसे कम इन्हीं का है। फिर वीवी गिरी इस टाइम उपराष्ट्रपति थे और वीवी गिरी ने जाकिर हुसैन की जगह राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन किया। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने, जब इन्होंने वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था तो दोनों पद, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था और इस टाइम मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान ने राष्ट्रपति का कार्य किया। फिर ये 1979 से 84 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने तीनों पद पर कार्य किया हो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान थे। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुने गए और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें सेकंड जो वरीयता दी जाती है, सेकंड चक्कर की मतगणना के द्वारा ये निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति हैं। बाकी तो फर्स्ट वरीयता से ही हो जाता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति चुनाव हुआ उस टाइम जिस टाइम पहले मतगणना यानी पहली वरीयता के आधार पर कोटा प्राप्त नहीं किया, तो सेकंड वरीयता के आधार पर वीवी गिरी चुनाव जीते। फिर फखरुद्दीन अली अहमद जो 74 से 77 रहे, इनकी भी मृत्यु पद पर रहते हो गई, सेकंड मुस्लिम थे और सेकंड अल्पसंख्यक। बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया यहाँ। फिर नीलम संजीव रेड्डी, देखो रेड्डी आते ही सब राष्ट्रपति रेडी हो जाएंगे। अब सबका कार्यकाल सेम डेट से चलेगा, 25/7 से 1977, यानी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहे। एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, और ये लोकसभा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति का ये चुनाव जीता था, एकमात्र राष्ट्रपति। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति मात्र 65 वर्ष की एज में ही बन गए। फिर ज्ञानी जैन सिंह 82 से 87। फिर वेंकट रमन, ये ध्यान रखना, ज्ञानी जैन सिंह प्रथम सिख और 30 अल्पसंख्यक थे। फिर वेंकट रमन 87 से 92। फिर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। फिर KR नारायण प्रथम दलित 97 से 2002। फिर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2, इनका सबका 25 जुलाई से ही चल रहा है, 2002 से 2007। दूसरे गैर राजनीतिक और 30 मुस्लिम और चौथे अल्पसंख्यक, ये ध्यान रखना, APJ अब्दुल कलाम। फिर प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। फिर प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017।
फिर रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से, जो कि वर्तमान में और सेकंड दलित राष्ट्रपति हैं। तो इनको ध्यान रखना।